साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है डेली का डेली। तो यहाँ पर हम लोग 7 सितंबर 2021 के जो न्यू या करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अधिकरणों में रिक्तियों को समय पर नहीं भरने के कारण उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की कटु आलोचना की है। तो देखिए हुआ क्या है कि उच्चतम न्यायालय ने देश में अधिकरणों जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनकी कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों को रेखांकित किया है। पहला मुद्दा क्या है? नियुक्तियों के संबंध पर। तो अधिकरणों में नियुक्तियां 1.5 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं और वाद 1 वर्ष तक के समय के लिए स्थगित किए जा रहे हैं। असंवैधानिक कानून। दूसरा मुद्दा है असंवैधानिक कानून। देखिए न्यायालय ने इस तथ्य को भी रेखांकित किया है कि सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए अधिकरण सुधार अधिनियम ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 में कई ऐसे प्रावधान शामिल किए हैं जिन्हें कई निर्णयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से निरस्त किया जा चुका है, मतलब समाप्त किया जा चुका है। वर्ष 2021 के अधिनियम ने 9 प्रमुख अधिकरणों 9 प्रमुख ट्रिब्यूनल्स को समाप्त कर दिया। इसने प्रमुख अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्तियां, सेवा शर्तों, वेतन आदि के संबंध में सरकार को व्यापक प्राधिकार प्रदान कर न्यायिक स्वतंत्रता के समक्ष खतरा उत्पन्न कर दिया है। अधिकरणों के बारे में यदि बात करें तो अधिकरण जो या ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये अर्ध न्यायिक संस्थान हैं जो प्रशासनिक विवादों को हल करने और पारंपरिक न्यायालय के कार्यभार को कम करने जैसी समस्याओं के निराकरण के लिए स्थापित किए जाते हैं। अधिकरण जो है ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद शामिल किए गए, अनुच्छेद 223A और अनुच्छेद 223B। अनुच्छेद 223A में प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित मामले आते हैं, जबकि 223B में अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित अन्य मामलों के लिए अधिकरणों से संबंधित है। या अधिकरणों में कुछ मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियां निहित होती हैं। कुछ अन्य तथ्यों को देखें तो उच्चतम न्यायालय ने सरकार को माल एवं सेवा कर GST अपीलीय अधिकरण का गठन करने का निर्देश दिया है। यहाँ ज्ञातव्य है कि इसका गठन वर्ष 2016 में केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम धारा 109 पारित होने के 4 वर्ष उपरांत भी नहीं हुआ है। तभी ये कहा गया था, इस अधिनियम में ही इसका गठन करने की बात कही गई है। आगे चलते हैं। अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष दिसंबर माह के अंत तक किसानों के डेटाबेस को 5.5 करोड़ से बढ़ा करके 8 करोड़ कर दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा? कृषि को डिजिटल प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा ज्ञान से जोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस निर्मित किया गया है। इस डेटाबेस को राज्यों की सहायता से दिसंबर 2021 तक 5.5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया जाएगा। इसे राज्य भूमि रिकॉर्ड डेटा, जैसे कि कर्नाटक द्वारा किया गया है, से संबंध करने की अनुमति भी प्रदान की जाएगी। PM किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी मौजूदा योजनाओं से डेटा प्राप्त करके एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस निर्मित किया जा रहा है। यह डेटाबेस एग्री स्टैक के प्रमुख भाग के रूप में कार्य करेगा, जो कृषि में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों का एक संग्रह है। यह उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर नवोन्मेषी कृषि केंद्रित समाधान निर्मित करने के लिए संघीय किसान डेटाबेस का उपयोग करेंगे। इसमें सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा बाह्य स्रोतों जैसे मौसम की जानकारी आदि का उपयोग शामिल है। डिजिटल कृषि की दिशा में किए गए जो अन्य उपाय हैं उनकी चर्चा करें तो इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे आइडिया शॉर्ट में कह सकते हैं, यह कृषि दक्षता तथा उत्पादकता में वृद्धि है तो एक राष्ट्रीय डिजिटल कृषि परितंत्र है, इकोसिस्टम है। इसमें राष्ट्रीय डिजिटल कृषि मिशन, नेशनल मिशन ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर NMDA के मार्गदर्शन हेतु बहुहितधारक आइडिया, इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर सलाहकार परिषद, आइडिया सलाहकार परिषद तथा प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट किसान पहचान पत्र यूनिक फार्मर ID UFID प्रदान करना आदि इसके तहत शामिल है। कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, एकीकृत किसान सेवा मंच, ये कुछ प्रमुख उपाय हैं। अन्य संबंधित तथ्यों की यदि बात करें तो वित्त वर्ष 2019-20 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के आंकड़ों कोविड-19 संकट के आरंभिक 3 महीनों तक अर्थात जून 2020 तक ने एक विपरीत प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। कृषि क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट की प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। यह वर्ष 2018-19 के 18.6% से बढ़ करके वर्ष 2019-20 में 22.8% हो गया है, लगभग 2011-12 के 22.5% के स्तर के बराबर हो गई है। ये मतलब महिलाओं की भागीदारी में गिरावट को दर्शा रहा है। आगे चलते हैं। सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC के तहत लेनदारों की समिति कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स COC के लिए नई आचार संहिता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तो देखिए यह प्रस्ताव
एक संसदीय समिति ने वर्षों से लेनदारों द्वारा अनुपातहीन रूप से लिए गए अत्यधिक और अस्थिर हेयर कट को लेकर आपत्ति प्रकट करने के पश्चात प्रस्तुत किया गया है। हेयर कट क्या होता है? तो एक हेयर कट एक ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग की जा रही संपत्ति पर निर्धारित बाजार मूल्य से कम मूल्य को संदर्भित करता है। जो COC है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है, इसके लिए आचार संहिता जो COC की पारदर्शी और निष्पक्ष कार्य प्रणाली को बढ़ावा देगी। साथ ही इन्हें IBC अर्थात दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत समाधान प्रक्रिया के प्रति अधिक जवाबदेह भी बनाएगी। एक COC जो है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, असंबद्ध वित्तीय लेनदारों की अनुपस्थिति में कॉर्पोरेटर देनदारों या परिचालनरत लेनदारों के वित्तीय लेनदारों से निर्मित होती है। यह कॉर्पोरेटर देनदार के लिए मतदान हिस्सेदारी के 66% मत द्वारा समाधान योजना को स्वीकृति प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि कॉर्पोरेटर देनदार के लिए समयबद्ध और सफल समाधान हेतु इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016 के बारे में बात करें तो दिवाला समाधान के लिए एकल बिंदु समाधान, वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रक्रिया प्रदान करती है। जो दिवाला संहिता है IBC, इसका उद्देश्य छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना और व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। IBC अर्थात इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कंपनियों और व्यक्तियों के मध्य दिवाला समाधान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है। हालांकि इस संहिता का परिणाम मिश्रित रहा है। आगे बात कर लेते हैं। भारत का प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने पाक की खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के प्रथम संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है। महत्वपूर्ण फैक्ट है। डुगोंग के बारे में बात करें तो डुगोंग जो होता है, इसको विभिन्न खतरों यथा पर्यावरण क्षति, मत्स्य जाल में फंसना, मांस और तेल के लिए शिकार इत्यादि का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, पाक स्टेट है, ठीक है, और ये पाक बे है, और ये ADAM ब्रिज है, इसी को राम सेतु ब्रिज कहते हैं। इधर आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, तो ये आपका श्रीलंका है और ये तमिलनाडु वाला हिस्सा है। डुगोंग के बारे में बात करें तो डुगोंग को समुद्री गाय सी काउच के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है और डुंगोगिडे कुल का एकमात्र सदस्य है। यह इसे साइरेनिया जीव वैज्ञानिक क्रम में 4 जीवित प्रजातियों में से एक बनाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त यह वन्य जीव या वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी सूचीबद्ध है। ज्ञातव्य है कि यह वन्य प्राणी जाति एवं वनस्पति जाति के संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय अर्थात साइट्स के परिशिष्ट वन में भी शामिल है। डुगोंग मुख्य रूप से उथले जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि वे मुख्य रूप से समुद्री घास पर जीवित रहते हैं। डुगोंग समूहों में रहते हैं, श्वसन हेतु सतह पर आते हैं। इनमें डॉल्फिन की पूंछ सदृश मूंछ होती है। इनमें स्तन ग्रंथियां, मेमोरी ग्लैंड्स भी होती हैं। डुगोंग का जीवन काल 70 वर्ष या अधिक का होता है। मादा डुगोंग प्रत्येक 2.5 से 7 वर्ष में प्रजनन करती हैं। 6 से 17 वर्ष तक की प्रजनन कर सकती हैं। इनमें 13 से 15 महीने की गर्भधारण अवधि और लगभग 18 महीने की पोषण अवधि नर्सिंग पीरियड होती है। डुगोंग की निकटतम संबंधी स्टेलर्स समुद्री गाय शिकार के कारण 18वीं शताब्दी में ही विलुप्त हो गई थी। इनके लिए जो संरक्षण के प्रयास, अन्य प्रयास हैं, उनकी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम तथा प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण CMS द्वारा डुगोंग और उनके अधिवासियों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया है। भारत ने वर्ष 2008 में इस पर हस्ताक्षर किए थे और इसके लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया था। वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र के 8 देशों के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF और UNEP द्वारा डुगोंग एवं समुद्री घास संरक्षण परियोजना का संचालन किया जा रहा है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि भारत इस परियोजना में शामिल नहीं है, जबकि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में आता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज के महत्व को रेखांकित करने के लिए एक बैठक आयोजित की है। 5 वर्षों के अंतराल के उपरांत आयोजित इस बैठक में विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज के महत्व को रेखांकित किया गया है। ज्ञातव्य है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा 9,800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ यह पैकेज घोषित किया गया है। इससे आगामी 5 वर्षों में 54,618 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होने की अपेक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी
बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2020 जारी की गई है। इसमें दूध, अंडे, मांस और ऊन जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन संबंधी अनुमान प्रदान करने वाले सारणीबद्ध डेटा सेट्स को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन की बात करें, पशुधन मिशन, इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन का उद्देश्य पशुपालकों और किसानों के पोषण स्तर को बढ़ाने एवं जीवन स्तर में सुधार करने के लिए पशुधन क्षेत्र का विकास करना है। पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो अन्य सरकारी योजनाएं हैं वो क्या है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसके द्वारा नस्ल सुधार गतिविधियों का समर्थन प्रदान किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, इसका उद्देश्य दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा संगठित दुग्ध खरीद की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक के तहत डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष पूंजीगत दबाव से ग्रस्त दुग्ध सहकारी समितियों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। वहीं राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसके तहत मुंह पका खुर पका रोग, फूट माउथ डिजीज FMD या ब्रूसेलोसिस को वर्ष 2025 तक टीकाकरण के माध्यम से नियंत्रित करने और वर्ष 2030 तक इसका उन्मूलन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो दोनों ही टारगेट याद रखिएगा। पशुधन क्षेत्र से संबंधित जो प्रमुख आंकड़े उनकी बात करें तो वित्त वर्ष 2019-20 में सकल मूल्य वर्धित GVA कृषि क्षेत्र का लगभग 28% और कुल सकल मूल्य वर्धित का 5% है। इस क्षेत्र में वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग भोगदई नदी के बारे में। भोगदोई नदी, तो नागालैंड में कोयला खनन, अतिक्रमण और चाय बागानों से निकलने वाले अपशिष्ट के कारण अंतर्राज्यीय भोगदोई नदी जो है अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। तो देखिए भोगदोई नदी जो है ब्रह्मपुत्र की उसके दक्षिणी तट पर एक सहायक नदी है। दक्षिणी तट पर एक सहायक नदी है, मतलब कह सकते हैं कि बाएं तरफ की जो है सहायक नदी है। इसका उद्गम नागालैंड के उत्तरी पहाड़ी में मोकोकचुंग से होता है। यह धनसरी नदी से मिलने से पूर्व जोरहाट से होकर प्रवाहित होती है। यह धनसरी नदी में मिलने से पूर्व जोरहाट से होकर प्रवाहित होती है। भोगदोई नदी असम की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, तो यह याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियों में लोहित, दिबांग, दिहांग, मानस, तो याद रखिएगा भोगदोई नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आगे बात कर लेते हैं समुद्री सीवार की कृषि, सीवीड फार्मिंग। हाल ही में लक्षद्वीप प्रशासन ने अपने 9 अधिवासित द्वीपों में सीवीड फार्मिंग इकाइयों को आरंभ किया है। सीवीड या समुद्री सीवार असंख्य समुद्री पादपों और शैवालों का एक सामान्य नाम है जो महासागरों के उतरे जल के साथ साथ नदियों, झीलों एवं अन्य जल निकायों में उत्पन्न होते हैं। ये भूरे समुद्री सीवार, लाल समुद्री सीवार और हरे समुद्री सीवार जैसे विभिन्न रूपों में मौजूद है। ये खाद्य और औद्योगिक उपयोगों जैसे बुनियादी उपयोगिताओं में उच्च क्षमता वाले उत्कृष्ट पोषक तत्व शोधक के रूप में महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ औषध के रूप में, सौंदर्य प्रसाधन में, न्यूट्रास्टिकल्स, चिकित्सीय स्वास्थ्य लाभयुक्त खाद्य उत्पाद में। भारत ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्ष 2025 तक 11.5 लाख टन समुद्री शैवाल का उत्पादन करने की योजना निर्मित की है। आगे बात करते हैं भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो जर्मनी की सरकारी एजेंसी GIZ द्वारा ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के मैंग्रोव और जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि भितरकनिका भारत का दूसरा सर्वाधिक विशाल मैंग्रोव वन है। यह पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा के लिए जर्मनी के संघीय मंत्रालय BMU की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव IKI द्वारा समर्थित है। परियोजना का उद्देश्य आजीविका उन्मुख संरक्षण और पुनरुद्धार गतिविधियों के कार्यान्वयन में सहयोग करना है, साथ ही वैकल्पिक सतत आजीविका के क्षेत्र में समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षित करना है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान एक रामसर स्थल है। यह ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, धामरा नदी और महानदी तंत्रों के ज्वार नदमुख में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा किन नदियों के ज्वार नदमुख में स्थित है? ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा और महानदी, 4 नदियों के। अगला है पराग कैलेंडर के बारे में। तो सामुदायिक चिकित्सा विभाग और जन स्वास्थ्य विद्यालय स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ शहर के लिए प्रथम पराग कैलेंडर विकसित किया है। पराग कणों को मनुष्यों में अस्थमा, अटोपिक डर्मेटाइसिस आदि के लिए जिम्मेदार प्रमुख वायुजनित एलर्जन माना जाता है। पराग जो है एक महीन पीले रंग का पाउडर होता है जो वायु, पक्षियों, कीटों या अन्य प्राणियों द्वारा पौधों से पौधों तक पहुंचाया जाता है। पराग कैलेंडर एलर्जी उत्पन्न करने वाले संभावित कारकों की पहचान कर सकते हैं।
साथ ही इनके द्वारा चिकित्सकों के साथ साथ एलर्जी पीड़ितों को एक स्पष्ट समझ प्रदान की जा सकती है। अगला है मांडा भैंस के बारे में। तो हाल ही में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज NBAGR ने मांडा भैंस को भारत में भैंस की 19 विशिष्ट नस्ल के रूप में मान्यता दी, 19वीं विशिष्ट नस्ल के रूप में मान्यता दी है। पूर्वी घाट व ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र के पठार पर पाई जाने वाली मांडा भैंस परजीवी संक्रमण के प्रतिरोध के साथ रोगों के प्रति कम संवेदी होती है। कोरापुट, मलकानगिरी और नवरंगपुर जिलों के लोगों द्वारा इनका उपयोग जुताई के लिए किया जाता है। इस नई मान्यता से मांडा भैंस के संरक्षण और विकास में केंद्र तथा राज्य सरकार से उच्च उत्पादकता हेतु और सहायता प्राप्त होगी। आगे बात करते हैं अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करने के लिए उपकरण के संबंध में। तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सूक्ष्म जीवों की कृषि के लिए एक मॉड्यूलर व स्वतः पूर्ण सेल्फ कंटेंट उपकरण विकसित किया है। यह उपकरण वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करने में सक्षम बना सकता है। इसके द्वारा जीवाणु वृद्धि की निगरानी करने के लिए LED और फोटो डायोड सेंसर संयोजन का उपयोग किया जाएगा। यह अन्य जीवों जैसे कि कृमियों और गैर जैविक प्रयोगों के अध्ययन के लिए अनुकूलित है। मानव अंतरिक्ष मिशन जैसे गगनयान के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सहायक है। आगे चलते हैं हाइसिन ग्रह के बारे में। तो शोधकर्ताओं के अनुसार प्रमुख हाइसिन वही ग्रहों पर पारग्रही जीवन संभव हो सकता है। ठीक है, बृहद महासागरों और हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण के साथ हाइसिन ग्रह पृथ्वी से 2.6 गुना बड़े होते हैं। हाइसिन ग्रह पृथ्वी के समान चट्टानी नहीं है, वे सर्वत्र मिल्की वे आकाशगंगा में अविश्वसनीय रूप से प्रचुर मात्रा में प्रतीत होते हैं। अब चलिए कुछ सुर्खियों में रहे स्थलों की देखते हैं। यूनान के बारे में, जिसे ग्रीस कहते हैं, ग्रीस के नाम से हम लोग जानते हैं और हम लोग यहाँ मैप में इसको देख सकते हैं। एक सेकेंड, ये आप पीला पीला जो देख रहे हैं ये ग्रीस है। देखिए, दक्षिणी यूरोप में अत्यधिक हीट वेव्स की घटनाओं और यूनान सहित संपूर्ण क्षेत्र में वनाग्नि के पश्चात यूनान ने अर्थात ग्रीस ने एक जलवायु संकट मंत्रालय क्लाइमेट क्राइसिस मिनिस्ट्री गठित करने का निर्णय किया है। यूनान या ग्रीस है कहाँ पे? तो यूनान की राजधानी एथेंस है, इसकी राजधानी एथेंस है, ये आप मैप में देख सकते हैं। यह बाल्कन प्रायद्वीप, ये आपका बाल्कन प्रायद्वीप है। तो ये है आपका बाल्कन प्रायद्वीप इधर वाला। यह बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में, यहाँ आप पूरा जब मैप इसको देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे बाल्कन प्रायद्वीप है यहाँ पे। तो बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में अवस्थित है। इसमें 1400 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसकी स्थलीय सीमाएं अल्बानिया, यहाँ आप मैप पे देखिए, अल्बानिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया और इधर तुर्की के साथ लगती है। ठीक है, तो ये पूरा जो ये आपका जो प्रायद्वीप है, यहाँ से ऊपर से मैप देखेंगे तो ये पूरा बाल्कन प्रायद्वीप के तहत आता है और इसके दक्षिणी भाग में यूनान अवस्थित है। प्रमुख जल निकाय की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे एजियन सी, ये आपका एजियन सी है, आयोनियन सी है, एजियन सी है, आयोनियन सी, क्रेते सागर, लीबिया सागर और ये तो मेडिटेरियन सागर में ही स्थित है। तो भूमध्य सागर जल निकाय है। इसकी समुद्री सीमा जो है साइप्रस, इसकी समुद्री सीमा साइप्रस, मिस्र, इटली और लीबिया से संलग्न है। सिंगापुर की बात करें तो हाल ही में सिंगापुर ने सार्वजनिक क्षेत्रों में गश्त करने और पार्कों व बगीचों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने में सहायता के लिए रोबोट का उपयोग करने का परीक्षण आरंभ किया है। इसकी स्थिति यदि देखें तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, ये आप सिंगापुर देख सकते हैं, ये यहाँ इसकी राजधानी है। तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में मलय प्रायद्वीप, आप बड़ा मैप देखेंगे तो उसमें मलय प्रायद्वीप जो है, जिसमें सिंगापुर भी है का हिस्सा है और मलेशिया भी है, तो ये नीचे है, मलेशिया के नीचे साइड में है। तो मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे के तट पर स्थित एक छोटा द्वीपीय राष्ट्र है। यह हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य अवस्थित, इधर आपका हिंद महासागर है, इधर आपका दक्षिणी चीन सागर है। प्रमुख जल निकाय की बात करें तो भूमध्य रेखा से केवल 1 डिग्री ऊपर जोहर जल डमरू मध्य, ये आपका देखिए जोहर जल डमरू मध्य और इधर आपका सिंगापुर जल डमरू मध्य, इसके मुख्य जल निकाय हैं। इसकी समुद्री सीमाएं पूर्व में दक्षिणी चीन सागर, पश्चिम में आपका मलक्का जल डमरू मध्य और दक्षिण में रियाऊ द्वीप समूह से संलग्न है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 7 सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।